Hello everyone, welcome to Melvano app. Today we are going to learn about properties of definite integral. जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम आज पीरियड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए fx कोई एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड है यहाँ पर कैपिटल T। ठीक है, fx कोई एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या है हमारे पास कैपिटल T, और बोल रहे हैं कि n जो है वो एक इंटीजर है। यहाँ पर मतलब फॉर्मूले में जो भी n यूज होने वाला है हमारा वो कोई भी इंटीग्रल वैल्यूज लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बोल रहे हैं कि 0 से n इंटू टी। n इंटू टी का मतलब क्या है कि आपने पीरियड में किसी एक इंटीजर की मल्टीप्लाई की हुई है और आप इस इंटरवल में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो ये आएगा। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ बच्चों। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये x एक्सिस है मेरी, ये y एक्सिस है। हमें पता है कि ये जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ होता है। किसका ग्राफ है ये हमारे पास? फ्रैक्शनल पार्ट x का। तो ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये लेट से 5 है। इस तरह से है हमारे पास। अब यहां से मान लीजिए आपको बोला गया कि 0 से लेकर 5 तक फ्रैक्शनल पार्ट x को इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां तक? 0 से 5 तक। ये हुआ 0 से 5, मतलब इस इंटरवल में। तो इस इंटरवल में इंटीग्रेट करने का क्या मतलब है? एरिया वाली टर्म्स से अगर देखा जाए तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको बेसिकली ये जो 5 ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो आपसे ये बोला जा रहा है कि आपको इनका एरिया निकालना है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको क्या बोला जा रहा है? आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पर 0 से लेकर इसको 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1 फ्रैक्शनल पार्ट x dx। यहां पर अगर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू कितनी जा रही है हमारी? 5। t की वैल्यू कितनी जा रही है हमारी? 1। तो अगर आप 5 को यहां लिख लें तो ये हो जाएगा आपका यहां से 0 से 1 फ्रैक्शनल पार्ट x dx। तो मतलब ये बोल रहे हैं कि ये जो टोटल एरिया है, ये वाला जो इंटीग्रेशन था इस पूरे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। और इसका मतलब क्या है कि हमने 0 से 1 में जितना एरिया है, मतलब ये वाला एरिया, इस एरिया को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि ये टोटल जो ट्राइंगल्स है, 5 जो ट्राइंगल्स हैं, ये सारे सेम ट्राइंगल्स हैं, मतलब इनकी विड्थ और हाइट दोनों की सेम है, बेस और हाइट की जो लेंथ है। तो इसका मतलब इन सबका एरिया सेम आना है। जैसे इसका एरिया कितना होगा? हाफ, बेस कितना है इसका 1, और हाइट कितनी है इसकी? अगेन 1, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है 1 होती है, तो हाइट भी 1। तो बेसिकली ये एरिया 1/2 आ रहा है। तो मतलब 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 सबका एरिया 1/2 होगा। तो हमने क्या किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया इस एक एरिया को, तो ये ओवरऑल एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी तो यही बोलती है। इस प्रॉपर्टी का मतलब यही है कि अगर आप 0 से 5 में इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं और अगर उसका पीरियड है 1, तो इसका मतलब आप उसको 0 से 1 में इंटीग्रेट करके 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ इस प्रॉपर्टी का मतलब जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी पर आते हैं, बोलते हैं a से लेकर a प्लस एन टी। इसको यहां तक लिख लीजिए इस चीज को, फिर मैं इरेज करके आपको सेकंड वाली बताता हूं। ओके डन। चलिए सेकंड देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी में क्या बोल रहे हैं हमें? सेकंड में बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए आपको लेट से 2 से लेकर 5 तक करना है। हम 2 से 5 तक बोल रहे हैं। 2 से 5 तक में कौन सा एरिया आ जाएगा? इसको अगर हम यहां से इरेज कर दें तो ये हो जाएगा 2 से 5 में। तो ये हमारी x एक्सिस है, ये 2 से 5 में आ गया। ठीक है, ये ऐसे ग्राफ हो जाएगा हमारा 0 से लेकर 1 में और 1 से लेकर 2 में। ठीक, तो इसका मतलब जो ये शेडेड एरिया आप देख रहे हो 2 से लेकर 5 में, टोटल 3 ट्राइंगल्स का आपको बोला जा रहा है। तो यहां से अगर हम देखें फ्रैक्शनल पार्ट x dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? कहां से बोल रहे हैं? a प्लस ए एन टी। तो नीचे 2 है तो उसको ऊपर भी हम 2 प्लस 3 लिख देते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट x dx। तो जरा आप ध्यान से देखो, जो 2 से 2 प्लस 3, इस 2 को इग्नोर कर दो, मतलब यहां से ये a को हम इग्नोर कर देंगे। तो मतलब अगर 0 से 3 में मैं देखूं, 0 से 3 का मतलब क्या हुआ? 0 से 3 में अगर देखा जाए तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी अगेन लगाएंगे, तो 3 टाइम्स 0 से 1, 3 टाइम्स 0 से 1, तो इसका मतलब इस एरिया को निकाल लो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बेसिकली 3 ट्राइंगल्स का एरिया हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हो। 0 से n t है तो n को पकड़ के नीचे उतार दो, ऊपर t को रहने दो, तो इसको इंटीग्रेट कर दो। फिर इसको कैसे याद करें? देखिए रिजल्ट में कहीं भी हमारे पास जो फाइनल ये वाला जो रिजल्ट है इसमें कहीं भी हमारे पास a नहीं आ रहा है,
तो अगर नीचे भी a है तो ऊपर भी आप a बनाने की कोशिश करेंगे तो आप इन a को हटा के 0 से nt डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, और nt आ गया तो अगेन 0 से nt के बाद फिर ये वाला लगा देंगे हम। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से जो है हम इन प्रॉपर्टीज को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें एग्जाम्पल, तो क्या बोल रहे हैं, e रेज टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट x का हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से 4 में। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर पीरियड ऑफ फंक्शन जब पढ़ाया था तो उसमें बोला था कि अगर fx का पीरियड जो है t है तो e रेज टू द पावर fx का पीरियड भी क्या हो जाएगा, t ही हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड हमें पता है, फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड कितना होता है 1, और e पावर फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड कितना हो जाएगा, ये भी 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका पीरियड हमारे पास 1 है तो ऊपर जो न्यूमरेटर में लिखा है, ये सॉरी न्यूमरेटर बोल रहा हूँ, अपर लिमिट जो है वो क्या है 4 × 1 लिख सकते हैं उसको हम। जो अपर लिमिट है उसको क्या लिखा जा सकता है 4 × 1 e रेज टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट x dx। तो 0 से n × t, n की वैल्यू 4 हो गई और t की वैल्यू 1 हो गई, तो n × t देख सकते हैं हम इसको। तो आप n को तो बाहर लिख सकते हो, मतलब 4 टाइम्स 0 से 1। अब देखिए जो ये e पावर फ्रैक्शनल पार्ट x है, अब हमें पता है इसका जो ग्राफ है वो ऐसा होता है 0 से 1 के बीच में, ये 0 ये 1 और ये वैल्यू भी 1। तो ये जो लाइन है, आप इस लाइन की इक्वेशन देखेंगे तो y = x लिखी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट x को आप x लिख सकते हो। तो यहां से 0 से 1 के बीच लिख रहे हैं तो इसीलिए फ्रैक्शनल पार्ट x को हमने क्या लिख दिया x। तो e रेज टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट x क्या बन जाएगा, e रेज टू द पावर x बन जाएगा। तो इस तरीके से लिख लिया। अब हमें पता है e रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x ही होता है, लिमिट्स 0 से 1 है। 1 पुट करोगे तो e पावर 1 माइनस e पावर 0, e पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, e पावर 1 e रहेगा, तो 4 × e माइनस 4 × 1 इज 4। तो 4e - 4 जो है ये यहाँ पर हमारे पास आंसर बन के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर इस पीरियड की प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बोल रहे हैं 0 से 4 पाई मोड कोस एक्स। सबको पता है कि मोड कोस एक्स का जो पीरियड होता है वो पाई होता है। क्या होता है, पाई। कोस एक्स का 2 पाई होता है, लेकिन मोड कोस एक्स का कितना होता है, पाई। ठीक, मोड कोस एक्स का ग्राफ भी सबको पता है। मोड कोस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ये फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरह से। तो ये होता है आपका π/2, ये होता है 3π/2, ये होता है 5π/2 और इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, ये होता है इसका ग्राफ बेसिकली। अब हमें यहाँ पर पता चल गया कि इसका पीरियड कितना है, पाई। तो इसका मतलब इस इंटीग्रेशन को आप क्या लिख सकते हो, 0 से लेकर 4 पाई को लिख देंगे 4 × पाई मोड कोस x dx। ये क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये n × t लिखा हुआ है। अब देखो 0 से n × t लिखा हुआ है, तो n को तो बाहर निकाल सकते हैं, मतलब आप 4 को बाहर लिख सकते हो और इसको हम क्या लिख देंगे 4 × 0 से लेकर ऊपर पीरियड मतलब पाई मोड कोस x dx। अब बच्चों यहां पर भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। क्या इंटरेस्टिंग है, आप जो ये मोड कोस x है आप इसको डायरेक्ट कोस x नहीं लिख सकते। आप इसको डायरेक्ट कोस x नहीं लिख सकते। क्यों डायरेक्ट कोस x नहीं लिख सकते, रीजन इसका ये है क्योंकि यहां पर देखिए आप 0 से π/2 में तो कोस x जो है, मतलब कोस x का अगर हम ग्राफ देखें तो कोस x का ग्राफ ऐसा होता है, ये होता है हमारा पाई, ये होता है π/2। तो आप देखो 0 से π/2 में तो कोस x पॉजिटिव है और π/2 से पाई में कोस x नेगेटिव है। कोस x का ग्राफ x एक्सिस के नीचे है ना π/2 से पाई में, इसका मतलब वो नेगेटिव है। तो हमें इसको π/2 पर ब्रेक करना पड़ेगा, हमें इसको π/2 पर ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 से π/2 में तो मोड कोस x पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो मॉडुलस को प्लस साइन के साथ खोलेंगे, मतलब डायरेक्ट कोस x आप लिख सकते हो। 0 से π/2 में क्या लिख देंगे हम, कोस x, तो ये लिख दिया। ठीक, फिर π/2 से पाई में देखो कैसा है, नेगेटिव। π/2 से पाई में कैसा आ रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव मॉडुलस के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी, इसका मतलब माइनस साइन के साथ खोलेंगे। ये चीज हम मॉडुलस फंक्शन में अच्छे से देख चुके हैं। ठीक है, तो माइनस साइन के साथ खोलेंगे तो मोड कोस x को हम क्या लिख देंगे, माइनस कोस x। तो इसीलिए यहाँ पर ये माइनस साइन आ गया, देख सकते हो। π/2 से पाई लिमिट लगाई और माइनस कोस x लिख दिया। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है, कोस x का इंटीग्रेशन साइन x लिमिट 0 से π/2 माइनस कोस x का इंटीग्रेशन साइन x लिमिट π/2 से पाई। अब π/2 पुट करेंगे तो 4 तो एज इट इज, साइन π/2 1, साइन 0 0,
साइन पाई इज 0, साइन पाई बाय 2 इज 1, तो ये बन जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा 4 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 1, 0 0 खत्म, ये बन गया 4 इंटू 2 दैट इज 8। तो 8 यूनिट्स जो है हमारे पास यहाँ पर आंसर इस तरह से निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो ये तरीके हैं कि हम इस तरह से जो है पीरियड की प्रॉपर्टी है हमारी, इस तरीके से हम पीरियड की प्रॉपर्टीज का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। किस तरीके से हमने उनको अप्लाई किया, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पर जो ये n है हमारा, ये एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। ये n जो है ये एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, आप उस इंटीजर को, अगर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर कोई लिखेगा, लेट्स से सपोज ये लिखा हुआ है कि 0 से 1/2 फ्रैक्शनल पार्ट x dx। ठीक है, अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ये 1/2 इंटू 1 लिखा है और इसका पीरियड होता है 1, तो आप 1/2 को बाहर निकाल लो, तो 1/2 0 से 1 फ्रैक्शनल पार्ट x dx, इस तरह से कर देते हैं। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। हम केवल इंटीजर्स को ही नीचे उतारेंगे, हम फ्रैक्शनल को या नेगेटिव चीज को नीचे नहीं उतारेंगे। ठीक है, केवल हम इंटीजर, मतलब आपका प्लस में हो या कुछ भी ऐसा, तभी हम उसको नीचे उतार सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रॉपर्टी ऑफ पीरियड। Rest other properties of period will be discussed in the next class. Okay, so I hope you did follow this lecture. See you in the next one. Thank you.